कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रहे और कांग्रेस पार्टी ने एक महिला शक्ति को बहुत बड़ा पद देकर नवाजा। तो ममता जी के साथ हमने काम किया है। ममता बनर्जी संघर्षशील, एक ऊर्जावान, एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने वाली हमारी बहन है। तो मैं यही कहूँगी कि पार्टी ने जो पद देकर उनको नवाजा है, महिला का मान और सम्मान किया है, लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर हमें मजबूत करना है। पूरे राजस्थान के अंदर हर विधानसभा के अंदर बहन ममता जी भूपेश को हमने मजबूत करना है। कंधे से कंधा मिलाकर हमें इनके साथ करना है और इनके साथ निभाते हुए हमें हमारी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। जितना भी हमारा ऐसी वर्ग है, क्योंकि हमारा ऐसी वर्ग भी है जो कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी हमेशा उसका मान और सम्मान करती है। तो मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आप सभी ममता बहन के साथ मिलकर प्रत्येक विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए। भारतीय संविधान को आपने बचाना है, भारतीय संविधान की रक्षा करनी है। जिस तरह से वर्तमान में देश के हालात हैं, इस तरह से वोट चोरी करके भाजपा आज केंद्र के अंदर सरकार। तो मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि हर विधानसभा के अंदर बहन ममता भूपेश को मजबूत करते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। एक बार पुनः बहन ममता भूपेश जी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हमारे बीच में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के सम्मानीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल जी गौतम साहब यहाँ पधार गए हैं। हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष गोविंद सिंह जी कोटाचा साहब हमारे बीच में पधार गए हैं। कमेटी के महासचिव, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सम्मानित सचिव पायलट साहब भी हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूं कि सबसे पहले हमारे अतिथिगण, हमारे संविधान के शिल्पी, हमारे भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करें। हमारे अतिथिगण आगे चढ़ना भैया। सभी साथियों से निवेदन है, जहाँ भी जगह मिलती है, आपको जहाँ भी जगह मिलती है, आप वहाँ पे विराजने का कष्ट करें। ये अरे भैया आगे चढ़ो। ये एक महत्वपूर्ण अवसर है भैया, ये मोबाइल पीछे करना भाई। बड़ा मौका है कि 9 साल बाद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग में एक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। सम्मानीय ममता भूपेश जी, जिन पर कांग्रेस आला कमान ने और राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे सौंपी है। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग एक बार ताली बजाकर ममता भूपेश जी का स्वागत करें। भैया भाई, अरे यार आगे चढ़ जाओ ना दोनों। मोबाइल। ये राहुल गांधी जी का संदेश कि दलित आगे आना चाहिए। ये राहुल गांधी जी का संदेश आदिवासी मुख्यधारा में आना चाहिए। ये राहुल गांधी का संदेश कि पिछड़ी जाति के और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अब राजनीति की मुख्य धारा में होने चाहिए। उस राजनीति की मुख्य धारा की शुरुआत हमारे नेता राहुल गांधी जी ने की है और आज हमारे अतिथियां इस बात के गवाह हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी दलितों को ताकत देने जा रही है। हमारे जब स्वतंत्रता का आंदोलन चलता था तब हमारे नेता कहा करते थे कि दलित और आदिवासी हमारे भगवान है, ये भावना रख के हमने काम शुरू किया। मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ और राजस्थान प्रदेश की ममता जी से निवेदन कि वो हमारे अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करें। ममता जी के साथ
रेणु मेघवंशी जी, अनिल केतिया जी, मैडम जी, वर्मा जी, ओम प्रकाश जी, अरुण बराई जी, धर्मराज मेहरा जी, मायाराम जी, अरे भैया संतराम जी बेगवाल साहब, डॉक्टर धनपत गुजर जी, समाज सम्मानित गणेश बेगवाल जी, निखिल बेगवाल जी, सबको नीचे बुलाओ ना यार, अर्जुन चेरिया जी, कौन है सत्यनारायण भूरिया जी, भाई? आप पर्सनली करेंगे तो फिर हम चल जाते हैं। हुक्माराम जी सोलंकी, बाबूलाल साकला जी, जानकार दिखने तो कौन है? शोभा सोलंकी जी, इसको व्यवस्थित तो करो। कांग्रेस का संगठन है, सारे लोग इसके ये भैया ऊपर से नीचे चलो। ये साहब समझ गए सारे। मैं ममता भूपेश जी से निवेदन करता हूं कि आप स्मृति चिन्ह देकर भैया नीचे आ जाओ ना आप भी। हमारे पर्सनल ऊपर चढ़ जाओगे तो हम क्या करेंगे? फिर नीचे आ जाओ, बार बार क्रॉस करें। इसको अनुशासित बनाइए। आप प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, हम लोग बैठिए। हाँ 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 भैया, एक भी आपने बात सम्मान 50 का कर रहे हो, 100 आदमी कांग्रेस पार्टी है, अनुशासन बाबा साहब की। भाई साहब थोड़ा, अरे यार हमारी सम्माननीय अध्यक्षा ममता जी स्मृति चिन्ह देकर हमारे अतिथियों का स्वागत कर रही है। लाइट के कारण कुछ नहीं दिख रहा। ममता जी से निवेदन है कि हमारे अतिथियों का आप स्वागत भाषण करके हमारे अतिथियों का स्वागत करें। सम्मानीय हमारी नवनियुक्त अध्यक्ष मेरे साथ नारा लगाइए, जय भीम, जय भीम, जय भीम। नमस्कार शंकर जी। जय भीम के नारे के साथ में आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। जय भीम, जय कांग्रेस साथियों। बाबा साहब को के चित्र में नमन के साथ में मंचासीन हमारे उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 80 विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय गौतम साहब, जो एक जुझारू व्यक्तित्व के धनी है, सम्मानीय हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सम्मानीय सचिन पायलट जी, जो हम सब के युवा नेता हैं, कांग्रेस विचारधारा से समर्पित हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों, सभी सहयोगी गणों, मेरी बहनों, पत्रकार साथियों, आज का दिन मेरे लिए गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन है। पार्टी ने जो सम्मान मुझे दिया है उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहती हूँ। साथियों, कांग्रेस का इतिहास रहा है सबको साथ लेकर चलने का। आज उसी सोच को आगे बढ़ाने का मेरा दायित्व बनता है। साथियों, एक संगठन का अध्यक्ष बनना सिर्फ पद की बात नहीं है। आज के दिन से इस कर्तव्य और संघर्ष की शुरुआत हुई है। हम सबका सौभाग्य है कि आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे दलित समुदाय से आते हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। मैं कहूंगी जोरदार तालियां बजा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जो कांग्रेस पार्टी का गौरव है, हम सबका गौरव है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे समुदाय से आते हैं,
इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी देश में संविधान की रक्षक बन के घूम रहे हैं। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी देश में संविधान रक्षक बन के घूम रहे हैं। हम सबको भी राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने में साथियों, मेरी उम्मीद रहेगी आप और हम सब लोग मिलकर संविधान रक्षक बनके राहुल गांधी जी के कदम से कदम मिलाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और साथ चलेंगे। आज देश में वोट चोरी जैसी बात करके लोकतांत्रिक सिस्टम को हाईजैक किया जा रहा है। हम सब साथियों को राहुल जी के संघर्ष की इस लड़ाई में डटकर उनका साथ देने का संकल्प लेना है। बाबा साहब की तस्वीर के सामने आज हम सब लोग हाथ ऊंचे करके कहेंगे, हम सब लोग संविधान रक्षक हैं और राहुल गांधी जी के साथ इस देश के अंदर कंधे से कंधा मिला के रहेंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी। साथियों, आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी भी बैठे हुए हैं, जिनका नाम इस देश के अंदर दलित समुदाय, वंचित समुदाय, जरूरतमंद समुदाय की आवाज बनने का इनका इतिहास रहा है। आपने हमेशा वंचित लोगों की आवाज बनने का प्रयास किया है कि बाबा साहब की मुहिम को आगे बढ़ाऊं। आपने सोचा है कि किस तरह से इस देश में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का सहयोग में प्रदान करूं। दिल्ली सरकार के आप मंत्री रहे हैं और आज हमें गौरव का विषय है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आप हमारा नेतृत्व करेंगे। आदरणीय गौतम साहब, मैं आपको संपूर्ण हमारे साथियों की तरफ से विश्वास दिलाना चाहूंगी कि राजस्थान का प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग आपको एक नवाचार लेके निकलेगा, आपको एक नया संघर्ष के साथ में निकलेगा और आने वाले समय में मैं मानती हूँ मेरे भाइयों का जो आज यहाँ पे आज जन सैलाब संपूर्ण राजस्थान के प्रत्येक जिले से देख रहे हैं, ये सब लोग अपने मुख्य कार्यकर्ता हैं और ये इस अलग को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। मैं आप लोगों को आपको धन्यवाद देना चाहूंगी साथियों। और गौतम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हमारे एससी सेल के और शायद मुझे खुशी भी है और शायद मैं सही भी हूँ कि गौतम साहब के बनने के बाद में किसी प्रदेश का अध्यक्ष अगर इन्होंने अपने हस्ताक्षर से किसी को बनाया है तो वो आपकी बहन, आपकी बेटी को पहला हस्ताक्षर अगर इन्होंने देश में किया है तो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपकी सेवा करने का मुझे मौका दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगी गौतम साहब, हमारे सारे नेता जो मंच पे बैठे हुए हैं और हमारे कार्यकर्ता जो आपके समक्ष आज बैठे हुए हैं, ये सब लोग राहुल गांधी जी और खड़गे जी के साथ में संघर्ष की इस गाथा में अपना नाम, अपने हस्ताक्षर जरूर अंकित कराएंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। हमारे नौजवान नेता सचिन पायलट जी जो हम सबके लिए प्रेरणा है, नौजवान साथियों के लिए प्रेरणा है, पूरे देश के अंदर जिनकी एक अलग पहचान है, सचिन पायलट जी को भी मैं निवेदन करना चाहूंगी, ये समुदाय जो पिछड़ा हुआ समुदाय है, ये समुदाय, ये साथी जो कभी भी भीड़ में अपने आप को पीछे महसूस करते हैं, आगे आने की भावना नहीं रखते, मैं आप लोग आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि आप हमेशा की तरह इनको गले लगाएं और इस समुदाय को अपने सीने से लगा के इनको हिम्मत और हौसला देने का आप प्रयास करें। मैं ये निवेदन आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गोविंद सिंह डोटासरा जी जो पिछले 5 वर्षों से लगातार कांग्रेस की आवाज इस प्रदेश के अंदर बन रहे हैं, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जब प्रदेश अध्यक्ष जी उस जिले में किसी तकलीफ में ना पहुंचे हो और सतत रूप से कांग्रेस के गतिविधियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हो, चाहे पूरी कार्यकारिणी की नियुक्ति हो, चाहे पीएलए बनाने का काम हो, मैं समझती हूँ भारत के अंदर अगर कोई प्रदेश कांग्रेस कमेटी रोल मॉडल के रूप में जानी जाती है तो वो गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पहचान मिलती है। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगी डोटासरा जी, ये हमारे साथी, ये सेल, ये विभाग बहुत छोटा विभाग है, लेकिन इस विभाग की उपस्थिति राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर रहती है और हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये साथी अपना काम करके आने वाले समय में कांग्रेस को वापस पुनः राजस्थान में सत्ता में लाने का प्रयास करेंगे। मैं बाबा साहब का एक सपना था, एक मिशन था, एक ऐसा भारत जहां जाति, धर्म, लिंग,
भावना हो। साथियों, आप सबकी उम्मीदें ही मेरा पहला प्रेरणा रहेंगी। आप सबके समन्वय और संवाद के साथ आगे बढ़ने का विश्वास मैं आप लोगों को दिलाना चाहती हूँ। राजस्थान के दलित और वंचित और जरूरतमंद लोगों की समस्या ही मेरे कार्यों का केंद्र बिंदु रहेगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। साथियों, हम सब लोग मिलकर आज इस आंदोलन की शुरुआत हम सब लोग कर रहे हैं। एक ऐसा आंदोलन जो बराबरी और न्याय की भावना से प्रेरित रहता है। साथियों, आप सबके सहयोग से हमारा आगामी मिशन रहेगा, संविधान पढ़ो और अपने अधिकारों को जानो। आज हम सब लोग जो संविधान की प्रति मैंने अभी यहाँ पे भेंट की है, मैं सबके हाथ में संविधान की प्रति है। अभी हम आपको संविधान की प्रति देंगे। हम सब लोगों का एक संकल्प रहेगा कि हम लोग आगामी समय में संविधान को पढ़ें और अपने अधिकारों को जानें और संघर्ष की इस गाथा के अंदर बाबा साहब के सपने को इस देश में पूरा करने का प्रयास करें। राज्य भर में, जिले भर में हम लोग संविधान यात्रा निकालने का प्रयास करेंगे। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ साथियों कि संपूर्ण राजस्थान के अंदर हम लोगों को हर जिला हेडक्वार्टर पे आने वाले समय में संविधान यात्राएं निकाल के राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करना है और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी संविधान की अलग जगह के दलित समुदाय, वंचित समुदाय और जरूरतमंद व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का हमारा संकल्प रहेगा। बाबा साहब ने कहा था एजुकेट, एजुकेट और ऑर्गेनाइज। उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। इसी नारे के साथ आप और हम सब लोग मिलकर इस परिवार की शाखाओं को संपूर्ण राजस्थान के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक लेकर जाने का हम लोग संकल्प लेते हैं और हमारे वंचित भाइयों की आवाज बनने का प्रयास करेंगे। साथियों, आइए जय भीम, जय संविधान के नारे के साथ हम सब अपने नेताओं को विश्वास दिलाएं कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, एससी प्रकोष्ठ, राजस्थान पीसीसी के भीतर एक बदलाव की शक्तिशाली ताकत बनकर उभरेगा और हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को एहसास होगा कि हमारा एससी सेल हमारा बराबर का साथी है, हमारा बराबर का भाई है। इतनी मेहनत हमको करनी है साथियों। बहुत लंबे समय से इस पद के ऊपर स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं थी। मैं अपने आप को बहुत ऑर्गेनाइज महसूस कर रही हूँ। एक छोटे से कार्यकर्ता जिसने 93 से NSUI से छात्र नेता के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया और आज दलित समुदाय की आवाज बनने का हमारे नेतृत्व ने जो मुझे मौका दिया है, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहूंगी और आप सबके साथ में हमारे शीर्ष नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहूंगी जो मंचासीन हमारे नेता हैं कि राजस्थान के अंदर एससी सेल आप सब लोगों का सहभागी बनेगा, हर सुख और दुख के अंदर आपके साथ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सब लोगों से कहूंगी कि जय भीम के नारे के साथ में हम सब लोग हाथ ऊंचा करके बाबा साहब के संकल्प को पूरा करने का प्रयास करेंगे। बाबा साहब, बाबा साहब, जय भीम, जय संविधान, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा, राजेंद्र पाल गौतम जी और हमारा समुदाय जिंदाबाद। में ये कहते हुए जय भीम, जय संविधान के नारे के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी और साथियों, आप सब लोगों के विश्वास और भरोसे के बल पर मैंने नेताओं को वादा किया है कि ये संगठन मेहनत करेगा, बहुत अति उत्साह के साथ करेगा। इसलिए हर समय मुझे आप लोगों के सहयोग की मैं आकांक्षी रहूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण राजस्थान से पधारे हमारे सभी साथी, हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी और खास तौर से हमारे मंचासीन अतिथि जिसमें हमारे गौतम साहब है, हमारे पायलट साहब हैं, डोटासरा जी हैं, जूली जी अभी आने वाले हैं और सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, मंत्रीगण, पूर्व मंत्रीगण, तमाम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका हृदय की अंतः गहराइयों से मैं स्वागत सत्कार करते हुए हमेशा आपके आशीर्वाद
आशीर्वाद की आकांक्षी रहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद। अनुसूचित जाति के लोग फल फूल रहे हैं और जिन पे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने विश्वास किया है, दलितों पर विश्वास किया है, दलित भावनाओं को समझा है और ये कहा गया है राहुल गांधी जी द्वारा कि हम पहला हक दलित और आदिवासी को देंगे। ऐसी एक गूंज राहुल गांधी जी के। भाई जय बोलनी हो तो बाबा साहब की बोलो, कांग्रेस पार्टी की बोलो। व्यक्तियों की जय से भला नहीं होने वाला है। बाबा साहब से बड़ा कोई नहीं, कांग्रेस से बड़ा कोई नहीं। इसलिए सभी से आग्रह करूंगा, आज हमारे बीच में हमारे मेहमान के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एससी डिपार्टमेंट राजेंद्र पाल गौतम जी आए हैं। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी पूर्व पीसीसी चीफ सम्माननीय सचिन पायलट साहब भी पधारे हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जूली साहब आने वाले हैं, रामकेश मीना साहब हैं, शकुंतला जी हैं, मनोज मेघवाल जी हैं, जाकिर साहब हैं, आमिर कागजी जी हैं, प्रशांत शर्मा जी हैं, संजय जाटव जी हैं, अभिमन्यु पूनिया जी हैं, डीसी बैरवा जी हैं, सारे के सारे एमएलए साहिबान हैं, मंजू मेघवाल जी हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, जाहिदा खान जी हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, और विशेष रूप से आज केंद्र का बिंदु हमारी बहन ममता भूपेश जी, जिनको पूरे प्रदेश का एससी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है एआईसीसी माननीय खड़गे साहब की तरफ से। इनको हम सब की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। गीतराम काला साहब, गीता बरबड़ जी, शिमला नायक जी, जीआर खटाना साहब, इंदिरा गुजर जी, प्रशांत बेदवा जी, वेद प्रकाश सोलंकी जी, सोना देवी जी, महेंद्र मीना जी, कमल बेरवा जी, भरत मेघवाल जी, अमर सिंह जाटव जी, ललित टूनवाल जी, श्रोणी एमडी चौबदार जी, हरसाय यादव जी, तमाम सम्मानित मंच और आप बैठे हुए तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही कर्णधार योद्धाओं, हम सब आज बहुत खुशी के मौके के ऊपर एकत्रित हुए हैं। डबल खुशी है, एक खुशी हमारे राजेंद्र पाल गौतम साहब यहाँ पधारे हैं और दूसरी खुशी है हमारी बहन ममता भूपेश जी हमारे राज्य में एससी डिपार्टमेंट की अध्यक्ष बनकर के आज शपथ ग्रहण मान लीजिए, इनका अभिनंदन मान लीजिए, कार्यक्रम मान लीजिए, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं आप सबसे केवल एक ही आग्रह करना चाहता हूं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमेशा एआईसीसी के निर्देश पे तमाम वो कार्यक्रम आयोजित करती है और उन कार्यक्रमों में आप सब लोग, हम सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। और इसी वजह से आप सबको बताते हुए मुझे खुशी है कि जब पिछले दिनों माननीय खड़गे साहब यहाँ पधारे थे, केसी वेणुगोपाल जी यहाँ पर पधारे थे, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने ये कहा था कि राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा संगठन बना हुआ है और ये संगठन जो है राजेंद्र पाल गौतम साहब, इन सब की वजह से है। ये सारे के सारे योद्धा कांग्रेस के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इनकी वजह से है। आज देश में जो माहौल बना हुआ है, आपने देखा होगा कि पिछले एमपी के इलेक्शन में जिस प्रकार से खड़गे साहब और राहुल गांधी जी हमारे नेता ने जो स्टैंड लिया और जो संविधान बदलने की बातें करने वाली उस भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को ये बता दिया कि संविधान तुम्हारी बपोती नहीं है, संविधान हमारी हिंदुस्तान के लोगों की आत्मा है, इस संविधान को आप लोग नहीं बदल सकते हो, ये संविधान के आधार के ऊपर देश चलेगा, आपकी मनमर्जी से ये देश नहीं चलेगा। ये मैं समझता हूं कि ये दिखा भी दिया और 240 के ऊपर इनको समेटने का काम हमारे आदरणीय खड़गे साहब और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने करने का काम किया है। अब आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार राहुल गांधी जी वोट चोर गद्दी छोड़ वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, ये क्यों निकाल रहे हैं? ये संविधान को बचाने के लिए, ये इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, हमारे संविधान में दिए हुए बोलने की आजादी, हमारे संविधान में दिए हुए आरक्षण की व्यवस्था, इसको बचाने के लिए लोकतंत्र को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर व्यक्ति को अपने मतदान का स्वतंत्र अधिकार होगा, वो अपना वोट करेगा।
अपना फैसला करेगा, अपना निर्णय सुना करके इस देश की मजबूती में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। मैं समझता हूं कि ममता जी के बारे में मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। जब एमएलए थे हम साथ में, उसके बाद में मंत्री बनी, और जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री के रूप में ममता जी एक ऐसी मंत्री थी, मैं सबका नहीं कहता, किसी की तुलना नहीं करता, लेकिन एक दिन भी 5 साल में भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के रूप में हावी नहीं होने दिया। जो सवाल आता था उसका दमदारी के साथ में ममता भूपेश जी जवाब देती थी। मैं समझता हूं कि एक ऐसे नेत्री को हमारे बीच में से निकाल करके यहाँ पर एससी डिपार्टमेंट का राजेंद्र गौतम पाल जी ने, हमारे रंधावा साहब ने, खड़गे साहब ने, केसी वेणुगोपाल जी ने और राहुल गांधी जी ने हम सब की राय लेकर के और ये जिम्मेदारी दी है। अब इनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से हमारे केंद्रीय नेतृत्व की बात के ऊपर खरा उतरना है, किस प्रकार जाकर के गांव में, ढाणी में जाकर के हम सब लोगों को, वार्ड हो, मोहल्ले हो, सब में जाकर के लोगों के दुख दर्द में शामिल होना है। किस प्रकार से लोगों को, देखिए मीडिया अपनी एक सीमाएं हैं, सोशल मीडिया में हम सब लोग एक्टिव रहते हैं। मीडिया कितना दिखाए कितना नहीं दिखाए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारा माउथ मीडिया है, हम सब वोकल हो जाएं, हम सब लोग जाकर के ये कहें कि ये तानाशाह सरकार है। पहला चुनाव देश के अंदर जब 2018 में ये मोदी जी एनडीए के उम्मीदवार बनकर के 2014 में आए थे, तो 2014 में उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, 15 लाख लाऊंगा, 2 करोड़ को रोजगार दूंगा, पाकिस्तान को लाल आंख दिखा देंगे, अमेरिका से कोई धमकी नहीं सहन करेंगे, ये सारी बातें करके उन्होंने सत्ता हासिल की थी। दूसरा चुनाव जब आया तो 70 साल का हिसाब मांगने वालों ने 5 साल का हिसाब देने की बात की थी, हिसाब दिया नहीं, और हमारी सेना के शौर्य के पीछे छुप करके बालाकोट का इस प्रकार से प्रचार किया कि बालाकोट हमने कराया, मोदी जी नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं होता, और उन्होंने सत्ता लूट ली। जब तीसरा चुनाव आया तो 10 साल का हिसाब के बजाय उन्होंने एक ही बात की, वोट चोरी और संविधान बदलने की बातें करने लगे, और वोट चोर करके और वो सत्ता पे बैठ गए। लेकिन अब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने प्रण कर लिया है, इनकी चोरी को पकड़ लिया है, इनकी चोरी को एक्सपोज कर दिया है और बता दिया है कि हे वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा देकर के राहुल गांधी जी ने जो शुरुआत की है बिहार से परिवर्तन यात्रा, इसमें हम सबको भागीदार बनना है। मैं समझता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक ऐसी टीम मिली है, जानदार और शानदार, जिनमें ऊर्जा है, जो कांग्रेस के प्रति लॉयल हैं और सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ममता जी आपके और आपके डिपार्टमेंट को कभी भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी आपके साथ में है। आप अपनी टीम बनाइए, लोगों को जोड़िए, जो लोग बाग जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, जो ये कहते हैं कि हम कांग्रेस के हैं लेकिन हमें आगे आने का मौका नहीं दिया जा रहा है, उनको आगे लाने का काम आप करिए। वही लोग जो 20 साल, 30 साल, 40 साल से जो दिख रहे हैं, उनका मार्गदर्शन लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी सलाह लीजिए, लेकिन नए लोगों को निकाल करके आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब आपकी है, आपके कंधों पे है। मैं समझता हूं कि राजेंद्र पाल गौतम जी बहुत सुलझे और समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैं एक बार दिल्ली से इनका फर्स्ट में मिला था, इनके जो विचार मैंने सुने, उन्होंने कहा कि अलग जगाने की आवश्यकता है, और ये वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो हमेशा 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 बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए अपनी त्याग और तपस्या में कोई कमी नहीं छोड़ता है, बलिदान देने को लिए तैयार रहता है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के हम सब लोग सच्चे सिपाही बन करके और ईमानदारी के साथ में अगर लोगों के बीच में जाकर के काम करेंगे तो कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आने वाले 3 साल बाद में 2028 में राजस्थान में 2/3 मेजोरिटी से हम लोग कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, और 2029 के अंदर दिल्ली में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये सब लोग हम करेंगे और इसके लिए हम तैयार हैं। आज ममता जी, आप बहुत खुशियों का दिन है, आपको बहुत बहुत बधाई। एक जरूर आपने अपने
जो आंकलन में कमी छोड़ दी। आपको बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम करना चाहिए था। आपकी ताकत जो है वो आपकी ताकत है, आज दिख रही है आपकी ताकत कि ये खचाखच भरा हुआ हॉल और इससे बड़ा कार्यक्रम। अब जब पूरी कार्यकारिणी बनेगी तो राजेंद्र पाल गौतम साहब हम आपको बुलाएंगे, राहुल गांधी जी को बुलाएंगे, खड़गे साहब को बुलाएंगे और एक भव्य सम्मेलन हमारे इस डिपार्टमेंट का करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको पुनः बधाई। गौतम पाल जी का बहुत बहुत स्वागत, आपका भी अभिनंदन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमेशा आपकी एक आवाज के ऊपर आपके लिए तैयार रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। 4141 ये गाड़ी एक ट्रैफिक जाम हो रहा है, जिस साथी की भी हो तुरंत प्रभाव से उस गाड़ी को हटा लें। जो भी साथी की गाड़ी है उसको हटा लें। माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमें आशीर्वाद दिया। सर एक माला पहनानी है, बड़ी माला है सर। मैं निवेदन करता हूं, हमारे देश में युवाओं की एक मजबूत आवाज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय महासचिव आदरणीय सचिन पायलट साहब आए और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आप तो किसानों का नेता हो। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एससी के प्रकोष्ठ श्रीमान गौतम साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय डोटासरा जी, और जिनके लिए आज हम सब उपस्थित हुए हैं, जिनको आज जिम्मेदारी संभालने का औपचारिक मौका मिला है, ममता रुपेश जी, मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जी और सभी अतिथि जो आज मौजूद हैं। मैं भी अपनी तरफ से सबसे पहले ममता जी आपको बहुत बधाई देता हूं कि आपको खड़गे जी ने, राहुल जी ने, गौतम जी ने इतने बड़े प्रदेश की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। और ये बात सच है कि आपने अपने राजनीतिक जीवन के अंदर बहुत पहले शुरुआत करी थी और छात्र राजनीति से निकलकर आपने पहला चुनाव जिला परिषद का लड़ा था दौसा से, फिर आप विधायक बने, मंत्री बने और आज वापस संगठन में एक ऐसे मोड़ पर आपको जिम्मेदारी दी है जहां पूरा देश आज इस बात को लेकर चिंतित है कि हमारे समाज के अंदर जो सबसे अंतिम छोर में लोग खड़े हैं, शोषित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, उन लोगों की आवाज को अनसुनी तो ये सरकार कर रही है देश प्रदेश की, लेकिन साथ ही साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप आंकड़ा देख लीजिए, ये सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, हर क्षेत्र में जहां भी चोट लगाई जा सकती है वो किया है। चाहे संसाधन देने की बात हो, लोगों को वंचित रखने की बात हो, छात्रवृत्ति बंद करने की बात हो, नौकरियां देने की बात हो, छटनी करने की बात हो, आगे बढ़ाने की बात हो, दलित आदिवासी वर्ग को, गरीब वर्ग को, पिछड़े वर्ग को जानबूझ के षड्यंत्रपूर्ण तरीके से पीछे रखने की साजिश ये लोग 11 साल से कर रहे हैं दिल्ली में। और प्रदेश में भी जैसा डोटासरा जी ने कहा, राजस्थान में एक बहुत बड़ा तबका है जिनकी आवाज सुनाई नहीं देती, जो हमारे साथ खड़े हैं दशकों तक। उन लोगों के लिए उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ना, उनके हक अधिकार के लिए संघर्ष करना, उनकी आवाज को और बल देना, मैं समझता हूं ये प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी रहेगी। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, आज से नहीं, देश आजाद है उससे पहले से इस वर्ग के लिए, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे हमारे बाकी नेता हों, तन मन धन लगाकर समाज में बदलाव करने की कोशिश की, नियम बनाए, कानून बनाए, सामाजिक परिवर्तन लेकर आए, चेतना लेकर आए, लोगों को जागरूक किया, शिक्षित किया, आरक्षण दिया, आगे आने का मौका दिया। इस बात को पूरा देश और दुनिया जानती है, लेकिन आज इन बातों को दोबारा बोलने का समय आ गया, क्योंकि भ्रमित करने की राजनीति, जाति, धर्म, भाषा, लिंग के नाम पर लोगों को बांटने की राजनीति हावी हो रही है। इसलिए ममता जी आपको जिम्मेदारी दी है पूरे प्रदेश की, और देश में एक नया नेतृत्व मिला है गौतम जी के माध्यम से हम सब लोगों को, और मैंने इनको काम करते हुए देखा है चुनावों के अंदर।
पद पोस्ट बात का है। चुनाव प्रचार में मुझे याद है जब लोकसभा के चुनाव थे तो बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी पद के, एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते अपनी पार्टी, अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है दिल्ली के अंदर। इसलिए बहुत संघर्षशील, समझदार, सुलझे हुए व्यक्ति को खड़गे साहब और राहुल जी ने देश में जिम्मेदारी दी है। आप अपनी नई टीम का गठन करेंगे। लेकिन राजस्थान में गौतम साहब, यहाँ पर हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो धरातल से लेकर ऊपर तक बहुत मजबूत है। और हमारा ये ममता जी आज प्रकोष्ठ की अध्यक्ष बनी हैं, लेकिन NSCI में रही, यूथ कांग्रेस में रही, तो हमारा जो इस प्रकोष्ठ और बाकी प्रकोष्ठों के साथ जो कांग्रेस, जो मेन पार्टी का संबंध है, वो बिल्कुल भाई बहन वाला संबंध है। और हम लोग पूरी ताकत के साथ, और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर जो सरकार आज चल रही है, आपके बड़े भाई टीकाराम जूली जी भी आ गए हैं, नेता प्रतिपक्ष। जूली जी आइए, आइए बिराजी। बीजेपी की सरकार ने पिछले 1.25 साल में एक भी ऐसा काम किया हो जहां पे गरीब, किसान, दलित, आदिवासी के उत्थान के लिए, ये तो उनके उत्थान के भाषण तक नहीं देते, कार्यक्रम बनाना, नीति बनाना, धन देना, वो तो दूर की बात है। और मानसिकता को जो परिवर्तन करने की जरूरत है, उसमें जानबूझ के लोगों की सोच को संकीर्ण बनाने का काम किया है। मैं तो आज ममता जी आपको बधाई देता हूं कि आपने सबको आमंत्रित किया, हमको भी आपने आमंत्रित किया, और मैं बहुत लंबे समय से आपके साथ आपकी राजनीति को देख रहा हूं। आपको बहुत मौका पार्टी ने भी दिया, और ये बात सच है कि जो लोग पहले बड़े बड़े पदों पर रहे, आज वो स्वेच्छा से संगठन के लिए अपना काम करने के लिए सेवाएं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अधिकांश लोग तो बस टिकट और पद और पोस्ट, और जब विपक्ष में होते हैं, जब संघर्ष करने का मौका आता है, तब आपने आगे बढ़कर इस जिम्मेदारी को संभाला है। पूरा प्रदेश आपके साथ रहेगा। जैसा गोविंद जी ने कहा, पूरी कांग्रेस पार्टी हर संभव मदद करने के लिए आप तैयार रहेंगे। पूरे प्रदेश में आप जाएं, लोगों की आवाज बने और लोगों को जोड़ने का काम करें। दिल्ली की सरकार और भारतीय जनता पार्टी, आप ध्यान रखें, दलित वर्ग में भी आपस में टकराव पैदा करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आपस में एक दूसरे को लड़ाना, भ्रमित करना, दलित समाज में भी 2, 3, 4 खेमे बना देना, लोगों को भ्रमित रखकर वोट बटोरने का काम, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। जो ताकत एकता में है वो किसी और चीज में नहीं है। पूरा समूचा दलित वर्ग एकजुट रहे, एकता से बात को रखे, आपकी ताकत मिलेगी, बल मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इन सब साजिशों से बढ़कर हमको बचकर रहना है। और आने वाले समय में 3 साल का समय है। निश्चित रूप से 2028 में ना सिर्फ राजस्थान में, लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इस प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे, आपके सहयोग के साथ, आपके आशीर्वाद के साथ। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग पूरा सहयोग ममता जी को देंगे, और हम मिलकर आप सब लोगों की आवाज बनकर परिवर्तन की लहर लेकर आएंगे, और दोबारा कांग्रेस पार्टी का शासन बनेगा, जयपुर में भी और दिल्ली में भी। और जो राहुल जी ने नारा दिया है, किसके लिए चिंतित हैं? जो सक्षम है, ताकतवर है, पैसे वाला है, सब कुछ संपन्न है, वो अपने अधिकार के लड़ सकता है, संघर्ष कर सकता है, कोर्ट कचहरी जा सकता है। लेकिन जब वोटर लिस्ट में से नाम कटने चालू हो जाएंगे, लाखों नाम काट दिए बिहार के अंदर, किनके काटे हैं? गरीब लोगों के काटे हैं, भूमिहीन किसानों के काटे हैं, दलितों के, आदिवासियों के नाम काटे हैं। तो हम सब लोगों को जागरूक रहना है। और जो अभियान आज पटना में राहुल जी मार्च कर रहे हैं, वोट अधिकार रैली की मार्च निकल रही है, और उसका प्रभाव पूरे देश में पड़ रहा है। हम सबको भी राजस्थान सहित समूचे देश के अंदर लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। बाबा साहब ने जो हमको संविधान दिया, वो संविधान से अगर कोई खिलवाड़ करेगा, वोट से वंचित रखेगा, तो ये अपराध और पाप कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। सड़कों पर आकर संघर्ष करेंगे। इसके लिए भी आपको कमर कसकर रखनी है। एक बार पुनः ममता जी, मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं। गौतम जी, आपका जयपुर में स्वागत करता हूं, और आने वाला भविष्य बेहतर हो, आप लोग फलें फूलें, आगे बढ़ें और मजबूती से कांग्रेस पार्टी को जिताकर भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। आदरणीय ममता जी से निवेदन है कि वो हमारे प्रतिपक्ष के नेता सम्मानित जूली साहब का स्वागत करें। और मैं सम्मानित जूली साहब से भी निवेदन करता हूं
कि आप पधारें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। सम्मानित जूली साहब। जय 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 भीम। आज हमारे बीच में मौजूद एआईसीसी के एससी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल जी गौतम साहब, हमारी एआईसीसी के महासचिव सचिन पायलट साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे डिप्टी लीडर रामकेश मीणा जी, हमारे सचेतक रफीक खान जी, शकुंतला रावत जी, मनोज मेघवाल जी, जाकिर हुसैन कैसावत साहब, अमीन कागजी जी, प्रशांत शर्मा जी, संजय जाटव जी, अभिमन्यु पूनिया जी, डीसी बैरवा जी, मंजू मेघवाल जी, जाहिदा खान जी, सभी हमारे मंच पर मौजूद सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, पत्रकार बंधुओं, साथियों, सर्वप्रथम मैं बड़ी बहन ममता जी को बधाई देना चाहूँगा, शुभकामना देना चाहूँगा कि आज राजस्थान के एससी सेल के प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आपने ग्रहण की। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये मैं कहना चाहूँगा। ममता जी ने मेरे साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया है और प्रदेश की जो सबसे बेहतरीन एक योजना इनके समय में शुरू हुई, उड़ान योजना, जिसको आज भी पूरे राजस्थान में हमारी माताएं बहनें याद कर रही हैं कि एक उड़ान योजना जो हमारी बच्चियों के लिए जो लेके आई, ऐतिहासिक रूप से जो काम राजस्थान के अंदर हुआ, ऐसा देश में कहीं हुआ होगा जो काम हमारे यहाँ पे हुआ। आज साथियों, मैं स्वागत करना चाहूँगा गौतम साहब का कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित किया और आज कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी की तरफ से पूरे देश के हमारे वो अध्यक्ष बने हैं और पूरे देश के अंदर जगह जगह जाकर बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। साथियों, आज हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ बाबा साहब अंबेडकर ने हमें जो संविधान दिया था, आज वो संविधान खतरे में है। आप सबको पता होगा कि राहुल गांधी जी बिहार की सड़कों पर जनता के बीच में पिछले 15 दिनों से जनसंपर्क कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। वो यात्रा किस बात की निकाल रहे हैं? वो यात्रा संविधान को बचाने की निकाल रहे हैं, क्योंकि आज देश के अंदर जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं जिनकी जिम्मेदारी निष्पक्ष रूप से इस देश की जनता की सेवा करने की होनी चाहिए, वो सेवा करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतलियां बनी हुई है वो एजेंसियां। पहले ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की हम बात करते थे, आज चुनाव आयोग भी इनके साथ मिल गया है और वोट चोरों ने मिलकर जो षड्यंत्र रचा कि आज वो सत्ता के अंदर आसीन हो गए, उस बात को लेकर, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान के अंदर ये ताकत दी कि हर व्यक्ति का एक वोट होगा और अपनी मर्जी से उसको डाल सकेगा, लेकिन बिहार के अंदर 65 लाख वोट काटने का काम ये लोग कर रहे हैं और कर्नाटक के अंदर 1 लाख फर्जी वोट जोड़ने का काम ये कर रहे हैं। तो क्या संविधान हमारा स्वतंत्र रूप से काम कर पा रहा है? जो लोग बात करते थे कि 400 पार लेके आएंगे, हमें संविधान बदलना है, उनके इरादे क्या हैं आप सब लोग समझ सकते हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश के संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश के संविधान को बचाने के लिए उस व्यक्ति ने दिन रात एक कर रखा है। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के पच्चीनों पे चलना चाहते हैं, तो बाबा साहब ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं लिया था। ये वो लोग हैं, जब बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश का संविधान लागू किया तो इसी आरएसएस ने इस संविधान की प्रतियों को जलाने का काम किया था। आज वो लोग हमारे बीच में जाके बात कर रहे हैं, हमें जाति और धर्म के नाम पे बांट के हमारा फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए मैं एक अपील आप लोगों से करना चाहूंगा कि आप समझो कि अकेला राहुल गांधी जी जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रहा है तो वो कामयाब तो होगा, उसको समय लगेगा, लेकिन हम सब लोग उससे कंधा से कंधा मिला के लग जाएंगे तो राहुल गांधी बहुत ही जल्दी इसके अंदर कामयाब होगा और इस देश का संविधान हम बचा पाएंगे।
देश का संविधान बचेगा तो हम बचेंगे। आज से विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहां विपक्षी दलों को बोलने से रोका जाता है, उनके अधिकारों पे हनन किया जाता है। आज हम वोट चोरी का मुद्दा लेकर पायलट साहब और सारे विधायक यहाँ पे मौजूद हैं, हम गए विधानसभा के अंदर, हमने आवाज उठाई। आज विधानसभा में आप सबको श्रद्धांजलि दे रहे हो, लेकिन राजस्थान के अंदर जो स्कूलों के अंदर बच्चे मरे हैं गिर के, उनके लिए श्रद्धांजलि के 2 शब्द आपके लिए नहीं है। ये इस लोकतंत्र का अपमान है। इस देश का संविधान सबको समान रूप से साथ लेके चलने का काम करता है। ये नहीं कि वो बच्चे SC ST गरीब तबके के थे तो उनको 2 शब्द श्रद्धांजलि के भी ये लोग नहीं दे पाए। ये बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, चाहे ST हो, ST हो, माइनॉरिटी हो, MBC हो, OBC हो, सारे वर्ग, चाहे EWS हो, सब लोगों का अगर कहीं भला है तो इस देश के संविधान से भला है। अगर हम सब लोग मिलकर रहेंगे, एकजुट रहेंगे, संविधान का मान सम्मान करेंगे, और जो लोग आज सत्ता के अंदर भले आके बैठ गए हो, लेकिन उनको उखाड़ फेंकने का काम हम सब लोगों को करना है। ममता जी, पूरे प्रदेश के अंदर दौरे बनाइए, टीम विकसित कीजिए, जो लोग काम करना चाहते हैं उनको मौका दीजिए, और हर गांव, हर डाणी के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो हमारा कार्यकर्ता बैठा है उसको मान सम्मान देने का काम कीजिए, और एक जोश चलाएंगे, एक अलग जगाएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, वो करने का काम करेंगे, और इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। यही बात कहते हुए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। ये राजस्थान का प्रेम है, हमारे कार्यकर्ताओं का प्रेम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले दुनिया को शांति और मानवता, अगर स्वागत पूरा हो गया हो तो थोड़ा सा शांत होइए। साथियों, सबसे पहले तो मैं बड़े गर्व के साथ ममता भूपेश जी को बधाई देता हूं। आज एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो संभाल रही है, क्योंकि MP MLA बनना और मंत्री बनना सबका सपना होता है, लेकिन संगठन में रह के, संगठन के दम पे किसी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाना, वो उससे भी बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है, और जिम्मेदारी का काम हर कोई नहीं संभाल सकता। आप ये जिम्मेदारी संभालेंगे भी। जितनी भी दलित जातियां राजस्थान प्रदेश के अंदर हैं, उनमें से ढूंढ ढूंढ के नेतृत्व निकालेंगी। जब कोई नेतृत्व संभालता है तो बहुत सारे लोग नजदीक आते हैं, तरह तरह के गिफ्ट लेकर आएंगे, जरूरत से ज्यादा सम्मान भी करेंगे, और विशेष रूप से कुछ आपकी जाति के लोग आपसे ज्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे। जोड़ना सबको है, लेकिन संगठन में सबको बराबर जिम्मेदारी, जितनी जिसकी संख्या, उस हिसाब से आपने संगठन में देनी है। मैंने खुद तमाम प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों को और प्रभारियों को भी चिट्ठी लिखी है कि अब कांग्रेस कमेटी के संविधान में संशोधन हो चुका है। संशोधन के हिसाब से 50% पद मुख्य कांग्रेस में आपको SC ST OBC माइनॉरिटी और महिलाओं को देने पड़ेंगे, और देने ही चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि वो काम लागू होना शुरू हो गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आज देश किस मुकाम पर आकर खड़ा हो गया है। जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते, वो कभी इतिहास बना नहीं सकते। अपने इतिहास को जानने के लिए आपको अपने इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, अपने महापुरुषों के संघर्ष को पढ़ना पड़ेगा,
जब आप ज्योतिबा फूले जी की लिखी किताब गुलामगिरी को पढ़ोगे तो आपको अपने महापुरुषों के उस गौरवशाली इतिहास का भी पता चलेगा और उस इतिहास को खत्म करने का षड्यंत्र किसने रचा उसका भी पता चलेगा। उसी किताब में उन्होंने एक बात लिखी है, ज्ञान बिना मति गई, मति मतलब बुद्धि, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया और धन के अभाव में हम लोग गरीब हो गए और गुलाम हो गए। और ये जो हमारा नुकसान सदियों से हुआ ये ज्ञान पर बंदिश की वजह से हुआ। आप सब जानते हैं आज पूरे भारत का शासन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान से चलता है, लेकिन इस संविधान से पहले हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था का संचालन मनुस्मृति से चलता था और मनुस्मृति में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पढ़ने का अधिकार कुछ खास वर्गों को है। देश में शूद्रों, महिलाओं और अछूतों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। अगर शूद्रों की बात करें तो जितनी पिछड़ी जातियां आती है, गुर्जर, जाट, यादव, तेली, कुर्मी, बढ़ई, लोहार, सुनार, मौर्य, शाक्य, सैनी, प्रजापति, ये तमाम जाति शूद्र में आती है और मनुस्मृति शूद्र को पढ़ने का अधिकार ही नहीं देती। उनको उसमें लिखा है कि उनका काम है ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना और उसके भी नीचे पांचवा एक वर्ण है पंचम, जिसको बोलते थे अछूत बोलते थे, जिसमें हम लोग दलित समाज के लोग आते हैं। तो जब शूद्रों को ही पढ़ने का अधिकार नहीं था तो दलितों को कहां से मिलता, अछूतों को कहां से मिलता। पढ़ने के अधिकार ना होने की वजह से देश में दलित, शूद्र और महिलाएं वो देश में बहुत पीछे रह गए। हजारों साल तक उनके पढ़ने पर बंदिश लगी रही, लेकिन पहली बार उनके बारे में अगर किसी ने ईमानदारी से प्रयास किया तो वो सैनी समाज में जन्मे ज्योतिबा फूले जी थे, जिन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और फातिमा शेख के साथ मिलकर, अपने मित्र ख्वाजा शेख की बहन फातिमा शेख के साथ मिलकर भारत में महिलाओं के लिए, किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की महिलाओं के लिए भारत में पहला स्कूल 1 जनवरी 1848 को पूना के फुलेवाड़ा में खोला। क्या आपको ये इतिहास पता है? किसी से भी पूछो तो चूंकि सरकार स्कूलों में पढ़ाती नहीं है, भारत में हिंदू महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। उनके भी पढ़ने की पहली व्यवस्था सावित्रीबाई फूले जी ने फातिमा शेख के साथ मिलकर स्कूल खोला था 1 जनवरी 1848 को, और 15 मई 1848 को पहला दलितों के लिए ज्योतिबा फूले जी ने स्कूल खोला। यहां से उनके पढ़ाई के रास्ते की केवल शुरुआत हुई पूना से, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। जब उनका सम्मान किया अंग्रेजों ने तो उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि आप हमारा सम्मान कर रहे हो, इससे तो बेहतर यह है कि तुम क्यों नहीं सरकारी स्कूलों में इन सारे वर्गों के लिए पढ़ने की व्यवस्था करते। तो यहां से छोटे तौर पर शुरुआत हुई, लेकिन उसको असली अंजाम देने का काम किया डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने। आपको पता है जब 1919 में साउथ बोरो कमीशन आया तो पहली बार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने साउथ बोरो कमीशन से मिलकर उनको एक ज्ञापन दिया और उसमें देश के तमाम दलित और वंचित वर्ग के उन तमाम हक और अधिकारों की चर्चा की। और उसके बाद 20 मार्च 1927 को सार्वजनिक तालाब में जहां जानवर मलमूत्र कर सकता था, वहां भी कोई अछूत समाज का व्यक्ति पानी को छू नहीं सकता था। महार के लिए पहला सत्याग्रह है। आप बाकी सत्याग्रह की बात करते हैं, लेकिन मैं बता दूं सत्याग्रह के भी जनक अगर कोई इस देश में है तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हैं, जिन्होंने 19-20 मार्च 1927 को पानी के लिए, पानी के अधिकार के लिए पहला सत्याग्रह किया।
1930 में मंदिर प्रवेश के लिए कालाराम मंदिर आंदोलन किया। 1928-29 में जब साइमन कमीशन भारत में आया तो दो नेता विशेष रूप से साइमन कमीशन से मिले, उनमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और सर छोटू राम। दोनों ने मिलकर इस देश के दलित और वंचित पिछड़े वर्गों के लिए उनको मांग पत्र सौंपा और उसके बाद 1930, 1931, 1932 के लंदन कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेकर इन वर्गों की लड़ाई को बड़े मजबूती के साथ वकालत की और उस वकालत के दम पर अंग्रेज सरकार झुकी। वरना आप देखिए 1935 से पहले, मैं इस बात को आज जो राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके वोट की चोरी को रोकने की, उससे जोड़ने का प्रयास करूंगा। क्योंकि 1930, 1931, 1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, साइमन कमीशन को जो ज्ञापन दिया उसके माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अंग्रेजों से कहा कि आपने वोट का अधिकार केवल इनकम टैक्स पेई को दिया हुआ है, बड़े जमींदारों को दिया हुआ है, ग्रेजुएट को दिया हुआ है, लेकिन भारत में दलित और पिछड़ों को मनुस्मृति के चलते पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसीलिए वो लोग ग्रेजुएट नहीं बन पाए। उनको व्यापार करने का अधिकार नहीं था, इसलिए वो व्यापारी नहीं बन पाए। तो फिर इनकम टैक्स पेई कहां से बनते, फिर वो बड़े जमींदार कहां से बनते। तो इस लड़ाई को जब लड़ा, उसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज सरकार झुकी और 1935 का जो एक्ट आया, उस एक्ट में तमाम वर्गों को, अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, छोटा किसी भी जाति धर्म का हो, सबके लिए वोट का अधिकार दिया। वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। और यहां से रिप्रेजेंटेशन मिला, यहीं से सीटें रिजर्व होना शुरू हुई और उसके बाद जो रास्ता खुला, उस रास्ता खुलने का नतीजा है कि ममता भूपेश जी एमएलए भी बनी और मंत्री भी बनी। राजेंद्र पाल गौतम एमएलए भी बना, मंत्री भी बना। लेकिन सोचो अगर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की लड़ाई को ना लड़ते और ये अधिकार अंग्रेजों से लड़के ना लिए होते, तो क्या हमें वो एमपी एमएलए बनने का, मंत्री बनने का मौका मिला होता? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इसका लाइव एग्जांपल देखना है तो मैं आपको बता दूं, अभी पिछले दिनों राज्यसभा की एक समिति, स्टैंडिंग कमेटी बनी, जिसने एजुकेशन में जो प्रीमियर जो इंस्टीट्यूशन है, शिक्षण संस्थान, जो निजी शिक्षण संस्थान है जिनका नाम है दुनिया में, उनके अंदर जाके सर्वे किया और उस कमेटी के चेयरमैन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हैं। उस सर्वे के बाद जो संसद में अभी पिछले सप्ताह उन्होंने रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट चौंकाने वाली है। क्योंकि निजी शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए आप देखिए कि आपकी आर्थिक स्थिति का आलम क्या है। बाबा साहेब के दिए रिजर्वेशन से बेशक आप एमपी एमएलए बन गए, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, कलेक्टर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, टीचर बने, वकील बने, लेकिन बनने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी मजबूत नहीं हो पाई कि आप जो प्रीमियर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें अपने एक बच्चे की एक डिग्री का खर्चा उठा पाए। उसका जो पूरा डाटा जो सर्वे करके आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में जो स्टैंडिंग कमेटी ने जो संसद के अंदर रिपोर्ट जमा की, वो रिपोर्ट बताती है उन प्राइवेट रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट 0.89% है। 1% भी दलित प्राइवेट रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन में नहीं है। आप कितना ही सोच लो हम एमपी बन गए, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, आईएएस बन गए, अरे एक एक बच्चे की पढ़ाई पे, एक डिग्री पे 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। वहां दे सकते हैं क्या आपके एमएलए? एमएलए भी नहीं दे सकते, अपनी तनख्वाह जोड़ लेना। मंत्री भी नहीं दे सकते, गलतफहमी मत रहना। बाकी दूसरे तरीके से जो लोग पैसा कमाते दे सकते हैं, ईमानदारी वाला तो दे नहीं सकता। मैं तो कम से कम नहीं दे सकता भाई, सीधी बात है। आपका जो आईएएस को छोड़ के सेकंड रैंक का ऑफिसर नहीं दे सकता।
इतनी ज्यादा महंगी पढ़ाई है और सरकारों ने आपके साथ छल क्या किया, एक तरफ आपकी वोट की चोरी शुरू कर दी। अभी आप देख रहे हो आजकल टीवी पे डिबेट चल रही है और डिबेट किस तरह डाइवर्ट की जाती है, इस साजिश को समझने की जरूरत है। ये जो मनुवादी सोच वाले नेता हैं और मनुवादी सोच वाला मीडिया, मनुवादी सोच वाला कॉरपोरेट, मनुवादी सोच वाला व्यापारी, मनुवादी सोच वाला ब्यूरोक्रेट, मनुवादी सोच वाला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज, वो सब लोग मिलकर किस तरह का षड्यंत्र इस देश के दलित, पिछड़े, वंचित लोगों के साथ कर रहे हैं, इस छल को अगर आपने नहीं समझा तो आप मिट जाओगे। जिस तरह आजादी की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी, इसी तरह आज ये लड़ाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा इतिहास बता दूं, और वो इतिहास शुरू होता है 2011 के आसपास। आप लोग तो मंत्री थे, आपकी आंखों के सामने आपकी सरकार के रहते, आपकी सरकार के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र मनुवादियों ने कर दिया। आरएसएस और बीजेपी ने मिलके, जो इनका जो थिंक टैंक है विवेकानंद फाउंडेशन, उन्होंने मिलके एक आरएसएस के बुजुर्ग आदमी को लाके रामलीला मैदान में बिठा दिया। अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू किया। वो आंदोलन था क्या, जरा उसको समझिए। आंदोलन में भ्रष्टाचार का खूब प्रचार किया, लोकपाल लाने की बात की कि लोकपाल आएगा तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, काला धन वापस आएगा, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएगा। इस तरह का एक फर्जी एक आवरण पैदा किया गया और वो षड्यंत्र चलता रहा, लेकिन यूपीए की सरकार को पता ही नहीं चला। सच्चाई तो यह है कि यूपीए की सरकार के कई मंत्री उस षड्यंत्र में शामिल थे। ये बात कांग्रेस के नेता अब धीरे धीरे समझने लगे हैं, क्योंकि जो ईमानदार नेता है, जो पार्टी के वफादार हैं, वो तो समझ रहे हैं, लेकिन जो शामिल थे कुछ छोड़ के चले गए, कुछ बचे हैं। या तो वो अपने आप को बदल लेंगे, या तो राहुल गांधी जी के विचारधारा के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, या छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि वो षड्यंत्र इतना बड़ा था। 3 उन्होंने फर्जी घोटाले बनाए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल ब्लॉक घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला। और उस घोटालों का प्रपंच रचने के लिए बड़े बड़े पूंजीपति शामिल हुए। 24 घंटे सरकार इनकी, सरकार हमारे कांग्रेस के यूपीए की, 24 घंटे टीवी पे दिखाया जा रहा अन्ना आंदोलन। आज राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा चल रही है, वो तो टीवी नहीं दिखा रहा, लाखों लोग सड़क पे उसको नहीं दिखा रहा, लेकिन अन्ना जी का आंदोलन 24 घंटे टीवी पर। आखिर क्यों? आप ही की आंखों के सामने षड्यंत्र हुआ और फिर सत्ता बदल गई, सरकार उनके पास, सीबीआई उनके पास, ईडी उनके पास, सारी जांच एजेंसी उनके पास, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट उनके पास। उन्हीं की जांच एजेंसी ने जांच की और एक केस में तो उन्हीं की सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में क्लोजर रिपोर्ट लगी कि कोई घोटाला नहीं हुआ, और कॉमनवेल्थ घोटाला और कोल ब्लॉक घोटाले को कोर्ट ने कह दिया इसमें कोई सबूत ही नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ। तो तीनों घोटाले ही नहीं हुए, फर्जी घोटाले का एक षड्यंत्र करके कांग्रेस को खत्म करने का षड्यंत्र हुआ, और उसमें तमाम मुख्य मीडिया शामिल रहा। वो मुख्य मीडिया देश के लिए गद्दार से कम नहीं है, उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। जिस सरकार ने सूचना का अधिकार दिया, जिस सरकार ने फूड सिक्योरिटी बिल दिया, जिस सरकार ने राइट टू एजुकेशन दिया, जिस सरकार ने मनरेगा दिया, रोजगार की गारंटी दी, उसी सरकार के खिलाफ मीडिया के साथ मिलकर षड्यंत्र करके फर्जी घोटालों का एक ऐसा आडंबर बनाया गया कि एक सरकार की छवि खराब करके, और आज जो सरकार आई है उसकी सरकार में 3 गुना ज्यादा ब्लैक मनी हो गई। तो आज कहीं मीडिया पे चर्चा है? वो अन्ना हजारे कहां है जो उस पूरे आंदोलन की बात कर रहे थे? वो अन्ना हजारे का 3 गुना काला धन होने के बाद भी चुप। आज लोकपाल का क्या हाल है आप सब देख सकते हैं, भ्रष्टाचार का क्या आलम है आप देख सकते हैं। और वही मीडिया आज अपनी डिबेट में चला रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव बनाया गया कि संविधान बदल देंगे, इसलिए वोट कटा।
अरे ये नैरेटिव नहीं था, ये कड़वा सच है। क्या यहाँ राजस्थान के नागौर के अंदर नाथुराम मिर्जा जी की पोती ने ये नहीं कहा कि 400 पार दो संविधान बदलना है? क्या सच नहीं है ये? क्या अनेकों बीजेपी के सांसदों ने अपनी सभाओं में ये नहीं कहा कि 400 पार दो संविधान बदलना है? ये केवल नैरेटिव नहीं है, ये एक वास्तव में षड्यंत्र था। क्योंकि वो लोग जो लोग उस वक्त भी नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जिन्होंने पुतले जलाए थे, जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हिंदू कोड बिल लेकर आए थे, ये वही लोग हैं। ये इस देश की महिलाओं को भी न्याय नहीं देना चाहते, ये इस देश के अछूतों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को उनका हक देना नहीं चाहते। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। इन लोगों ने आज डबल षड्यंत्र कर दिया। एक तरफ शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि हमारे लोग अब मनुस्मृति की जरूरत नहीं है, पैसे का अभाव में अपना पढ़ाई छोड़ रहे हैं। पिछले 20 सालों में 2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए और प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लो तो मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे की पढ़ाई का खर्च आता है 8 से 10 हजार रुपया। एक परिवार में अगर 2 बच्चे तो कम से कम 15 से 20 हजार रुपए केवल पढ़ाई के लिए चाहिए। और हमारे समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी 99% की पूरी इनकम जोड़ लो तो पूरे परिवार की इनकम 5,000 से 20,000 रुपए महीने के बीच है। तो जिसके परिवार की इनकम 5,000 से 20,000 रुपए महीने के बीच हो, क्या वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकता है क्या? और अगर कॉलेज की बात करें तो सरकारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, देश में जितने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनी है उसमें 5 साल की लॉ की डिग्री करने के लिए 25 लाख रुपया चाहिए। 3.5 लाख से ज्यादा फीस है 1 साल की। 5 साल का कोर्स है, हॉस्टल का खर्चा अलग, खाने का खर्चा अलग, बाकी खर्चे अलग, सारे खर्चे जोड़ लो। और उससे पहले कोचिंग का खर्चा। कम से कम 25 लाख में एक लॉ की डिग्री मिलेगी, कम से कम 20 लाख में एक इंजीनियरिंग की डिग्री सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से मिलेगी। तो मैं पूछना चाहता हूं, देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, क्या 99% लोग ऐसे नहीं है जो 15, 20, 25 लाख खर्च नहीं कर सकते? उनके पास पैसा ही नहीं है। तो शिक्षा को अब छीनने के लिए मनुस्मृति की जरूरत नहीं है। इस केंद्र की सरकार ने भाजपा के नेतृत्व में शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि अपने आप ही ये पढ़ाई छोड़ दे, 9 पे पैसा होगा, 9 के बच्चे पढ़ेंगे। 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा गरीब आ जाते थे। 5th पे कमीशन में 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया। पहले चपड़ासी लगते थे, चौकीदार लगते थे, माली लगते थे, सफाई कर्मचारी लगते थे, गार्ड लगते थे। सरकारी नौकरी होती थी तो कम से कम जॉब की सिक्योरिटी रहती थी। ये तो था तनख्वाह पूरी मिल जाती थी। जो उसमें पक्के हो गए उनकी 50,000 से ज्यादा तनख्वाह है। लेकिन जो ठेकेदार के थ्रू काम कर रहा है उसकी 15,000 तनख्वाह, 15 में से 8 मिलती है, 7,000 ठेकेदार खा जाता है। इतना शोषण। और ऊपर से तमाम जगह इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल शुरू कर दिया, हर नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पे, आउटसोर्स करके आईएएस भी बना रहे हैं। तो आपके तो नौकरी के रास्ते भी बंद और आपके पढ़ाई के रास्ते भी बंद। जब ये दोनों ही रास्ते बंद हो गए तो भैया आगे आपके हिस्से में आने वाला क्या है? ये तो शुक्र समझो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन दे गए, नौकरी में रिजर्वेशन दे गए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे गए। वरना जहां रिजर्वेशन नहीं है, जैसे दिल्ली बार काउंसिल का एग्जाम्पल दूंगा, हमें लॉ करने के बाद वकालत का जो लाइसेंस है दिल्ली बार काउंसिल या आपकी राजस्थान की बार काउंसिल देती है। तो बार काउंसिल के अंदर रिजर्वेशन नहीं है, 25 सीट है दिल्ली के अंदर। जब से भारत आजाद हुआ है उन 25 सीट में आज तक एक भी शेड्यूल्ड कास्ट, एक सिंगल आज तक भी बार काउंसिल का मेंबर नहीं बना। तो जो सोचते हैं मैं बहुत काबिल हूं, मैं तो अपनी काबिलियत से बनाऊं, वो समझ लें। अगर आपको अवसर ना मिला तो काबिलियत रखी रह जाती है। काबिलियत भी आप तब दिखाओगे जब अवसर मिलेगा। अगर मुझे अवसर ना मिला होता पढ़ने का, मैं वकील ना बना होता। अगर मुझे अवसर ना मिला होता मैं एमएलए ना बनता, मंत्री ना बनता। तो ये जो बोलने की ताकत है, पढ़ लिखने से ज्ञान तो आ गया, लेकिन बोलने का मंच किसने दिया? बोलने का मंच तो एमएलए बनने और फिर मंत्री बनने के बाद मिला, फिर नेशनल चेयरमैन बनने के बाद मिला। तो ये जो बोलने की ताकत ये आदमी अर्जित कर सकता है ज्ञान से। लेकिन ज्ञान मिलने के बाद भी आपको मौका ना मिले तो ज्ञान तो हमारे लोगों पे पहले से है। हम लोग तो पैदाइशी इंजीनियर हैं। मैं बता रहा हूं आपको, अपने ऊपर गर्व करना चाहिए। हमारे समाज के लोग पैदाइशी इंजीनियर हैं, क्योंकि हम वो लोग हैं
जो मरे हुए जानवर की खाल उतारकर, खाल को गलाकर, कलर करके उससे जूता भी बनाते हैं, उससे टोपी भी बनाते हैं, उससे बैग भी बनाते हैं, उससे जैकेट भी बनाते हैं, उससे पर्स भी बनाते हैं, उससे बेल्ट भी बनाते हैं। हम वो लोग हैं जो मिट्टी का ईंट बनाते हैं, ईंट से महल बनाते हैं। हम वो लोग हैं जो लकड़ी के तरह तरह के आपके खिड़की, दरवाजे, चेयर, कुर्सी, सब चीज ये लोग हम ही लोग बनाते हैं। हम लोग उत्पादन का काम भी करते हैं, हम लोग निर्माण का काम भी करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि दलित के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। अरे मैं पूछना चाहता हूं, खेत का मालिक कोई भी हो, उसमें जो खेती करके जो फसल उगाने का मजदूर जो काम कर रहा है, जो खून पसीना बहा के मजदूर फसल उगाता है, वो मेरे दलित समाज का, पिछड़े समाज का आदमी है। तो क्या आप खाना बंद कर दोगे क्योंकि उसमें हमारा पसीना मिला है? अरे जिस स्कूल कॉलेज में आपके बच्चे पढ़ते हैं, जिस अस्पताल के अंदर आप इलाज कराने जाते हो, उस इमारत का निर्माण करने वाला भी मजदूर हमारा ही आदमी है। क्या आप अपना इलाज कराना बंद करोगे, अपने बच्चों को पढ़ाना बंद करोगे? जिन सड़कों पर आप चलते हो, उन सड़कों का निर्माण करने वाला अपना खून पसीना बहा के हमारा लोग है। और ये जो तुम्हारे राजस्थान में बड़े बड़े किले बने हुए हैं ना, इतने बड़े बड़े पत्थर चढ़ाने पर कितने लोग नीचे मर के दबे होंगे, उसमें भी हमारे समाज का खून मिला है। और उस खून को कहते हो तुम मेरिट नहीं है तुम्हारे पास, काबिलियत नहीं है तुम्हारे पास। अरे काबिलियत तो हमारे पास बहुत है, लेकिन अवसर नहीं था। अवसर मिला तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बन गए। ये तो अवसर मिलना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं जिस तरफ लोग पूछने लगे हैं, कई बार खासतौर पे हमारे समाज के कुछ लोग जिनको कम समझ है, वो लोग कहते हैं कि कांग्रेस का वोट क्यों दें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो कहते थे कांग्रेस का चवन्नी का भी वर्कर मत बनना। तो मैं उन्हें बता दूं, बाबा साहब ने ये बात कब कही, पहले ये तो पढ़ लो। उस वक्त कही जब बाबा साहब चाहते थे कि जाति उन्मूलन को कांग्रेस अपने अधिवेशन में शामिल करे। उस वक्त कांग्रेस का एक जो गरम दल, एक नरम दल था, एक दल ने उसको मानने से इनकार कर दिया, वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। उस वक्त बाबा साहब कांग्रेस के खिलाफ थे। लेकिन जब बाबा साहब की बात को मानना शुरू हुआ और कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में इन चीजों को शामिल किया कि जाति उन्मूलन होना चाहिए, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उसके बाद उसी कांग्रेस के दिए उस अवसर को डॉक्टर बाबा साहब ने उसे एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया कि वो संविधान सभा का चेयरमैन का पद स्वीकार किया, तो संविधान लिखने का मौका मिला। और जब पहले कानून मंत्री बनने का मौका मिला तो कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस बना रही है, तो बाबा साहब ने ये तो नहीं कहा मैं कांग्रेस के द्वारा जो मुझे पद मिल रहा है मंत्री का, कानून मंत्री का, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। उन्होंने सोचा कि जो मुझे जिम्मेदारी मिल रही है, मैं मंत्री बनकर अपने समाज को और भला करूंगा। यानी कि उन्होंने धीरे धीरे कांग्रेस के साथ समझौता किया मुद्दों पर, काम पर, अपने लोगों की भलाई के लिए। तो आज याद करो कि जब तक कांग्रेस सत्ता में रही तभी तक हमारे लोगों के आगे बढ़ने के अवसर रहे। हमारे जितने सीनियर लोग इंजीनियर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो रिकॉर्ड चेक कर लें अपना। जब वो पढ़े होंगे तो माँ बाप के पास फीस देने के पैसे नहीं होंगे, वो वजीफे से पढ़े हैं। और वजीफा किसने देने का काम किया ईमानदारी से? कांग्रेस ने किया। बाबा साहब की योजना को लागू करने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। और 19 जुलाई 1969 को, उससे पहले बैंक तो सारे प्राइवेट थे, इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट थी, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया। उसके बाद बैंकों में लाखों लाख नौकरी लगी, तो वो मौका किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। 20 सूत्री कार्यक्रम में लोगों के लिए खेत की जमीन के पट्टे, मकान के जमीन के पट्टे देने का काम किया, तो किसने किया? कांग्रेस ने। ये जो हजारों की मात्रा में पूरे देश में क्लस्टर्स बनाए, जे क्लस्टर, जो लोग झुग्गी में रहते थे उनको पक्का मकान देने का जो काम किया, वो किसने किया? कांग्रेस ने। और आज कहते हैं कि कांग्रेस का चवन्नी का वर्कर मत बनना। अरे ये कहने वालों, पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अच्छे से पढ़ लो तो तुम्हें समझ आएगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कांग्रेस के साथ मिलकर भारत के संविधान का निर्माण किया, और कांग्रेस के साथ मिलकर कांग्रेस के द्वारा दिए हुए कानून मंत्री के पद को स्वीकार करके अपने समाज का आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। तो हमें कांग्रेस के साथ मिलकर, क्योंकि कांग्रेस जब तक मजबूत थी तब तक लाखों लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं, और जब से कांग्रेस कमजोर हुई हमारी लाखों लाख नौकरियां चली गई हैं। ठेकेदारी प्रथा लागू हो गई, शिक्षा महंगी होकर शिक्षा छीन ली, सब कुछ आपका खत्म हो रहा है, वजीफा आपका खत्म, स्पेशल कंपोनेंट प्लान
1978, ट्राइबल सपना 1975 कौन लेकर आया? इंदिरा जी लेकर आई, जिसमें बजट में प्रोविजन किया कि इतना बजट जनसंख्या के हिसाब से दिया जाए ताकि इनके विकास की योजनाएं बने। लेकिन आज वो बजट लगभग खत्म, स्कॉलरशिप लगभग खत्म, तो नौकरियां आपकी लगभग खत्म, शिक्षा आपकी लगभग खत्म। तो कांग्रेस खत्म का मतलब है आपके विकास का रास्ता खत्म। तो रास्ता खोलना है तो कांग्रेस के साथ मिलके, कांग्रेस को मजबूती देके और कांग्रेस के माध्यम से ही अपने समाज के विकास की योजनाएं बनवानी है और हम सब और आप मिलके इस काम को करेंगे। लेकिन मैं अपने नेताओं से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो कार्यकर्ता मेहनत करता है कम से कम उसकी पीठ जरूर थपथपा दो। हम लोग जो ताकतवर बनते हैं, सरकारें बनती है, बेशक हम में मंत्री कोई बने, मुख्यमंत्री कोई बने, लेकिन कार्यकर्ता जो रात दिन मेहनत करता है उसकी मेहनत से हमें सत्ता मिलती है। उसकी मेहनत को इग्नोर मत करना। कार्यकर्ता कभी मिलना है तो यह मत कहना है कि मंत्री जी घर पे नहीं है, उसको बिठाओ, उस वक्त टाइम नहीं तो कोई और टाइम दे दो, लेकिन उसको सम्मान दो। साथ ही साथ सबको न्याय दो, जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हक। हमें सम्मान देना पड़ेगा, हक देना पड़ेगा। और अंतिम बात, देखिए पार्टी सत्ता में है तो सब कुछ है, आपसी झगड़े नहीं होने चाहिए, आपसे झगड़े खत्म करो, एकजुट हो, ताकतवर बनो। लोग हमें जातियों में जाति बांट के तोड़ना चाहते हैं, जैसा सचिन जी ने कहा, हमें टूटना नहीं है, हमें जुड़ना है, हमें जुड़ना, एकजुट होना है, एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है। लेकिन अंतिम बात कहूंगा, वो आपके लिए भी है, पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भी है, विशेष रूप से एससी डिपार्टमेंट के लिए। देखिए बूथ मैनेजमेंट जिस पार्टी का मजबूत होता है वो पार्टी सत्ता पाती है। हमें अभी से राजस्थान के एक एक बूथ पे कम से कम 5-5 लोग एक एक बूथ पर तैयार करके अपनी योजनाओं को, क्या क्या कांग्रेस ने काम किए थे, वो घर घर तक पहुंचाने का काम अभी से शुरू करना है और संगठन मजबूत करना है। निश्चित तौर पर 2028 के अंदर यहाँ पर सरकार हमारी बनेगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कितनी मेहनत ईमानदारी से करते हैं और ये डिपेंड आप पे करता है कितनी ईमानदारी से सबको प्रतिनिधित्व देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। मैं राजेंद्र बेरवा जी से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद की रस्म अदा करें। गाड़ियां किधर है? विभाग के प्रदेश अध्यक्ष का जो है पदभार ममता भूपेश जी ने ग्रहण किया है। इसमें आदरणीय हमारे राजेंद्र पाल जी गौतम साहब जो कि एआईसीसी के कन्वीनर हैं नेशनल, वो हमारे बीच में आज आए हैं। मुख्य रूप से उनके आज आने से और ममता जी के बनने से मैं समझता हूँ प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी और विशेष रूप से जो एससी वर्ग है जो पिछड़ा रहा है, जिसको हमेशा जो है कहीं ना कहीं समाज से अलग कटा हुआ है, उसको आगे आने का मौका मिलेगा। हमारी जो योजनाएं हैं पार्टी की वो सब लोगों को साथ लेके चलने की रही है। तो मैं समझता हूँ आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है जिसका मैसेज पूरे राजस्थान के अंदर जाएगा। सर आपने रैली की है विधानसभा तक, देखिए वोट चोरी का जो अभियान है राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर चलाया है और बिहार के अंदर वो सड़कों पे है, लाखों लोग उनके साथ चल रहे हैं। ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल जी की रही है जिन्होंने डेटा के साथ चुनाव आयोग की जो वोट चोरी है वो साबित कर दी और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का गठजोड़ साबित कर दिया। आज वोट चोरी जिस प्रकार से की जा रही है वो राजस्थान के अंदर भी ऐसा प्रयास करेंगे, हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों के अंदर भी ऐसा प्रयास करेंगे। तो वोट चोरी रुकनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक वोट का अधिकार दिया है, वो ईमानदारी से एक वोट डालना चाहिए, न एक वोट किसी का कटे, न कोई फर्जी वोट डाले। जी को आज जिम्मेदारी मिली है, मुझे बड़ी खुशी है कि एससी डिपार्टमेंट की अध्यक्ष को बनाया गया है। पहले मंत्री रह चुकी हैं, लंबे समय से पार्टी के लिए काम किया। अब गौतम जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एससी डिपार्टमेंट
संगठन को जिसने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, एससी समाज के हमारे जो डिपार्टमेंट है। असली बात यह है कि जो दलित है, वंचित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, उन लोगों के हक अधिकार छीने जा रहे हैं। कभी संविधान को बदलने की बात करते हैं, कभी लोगों को दूर रखने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र रचती है सरकार। जैसे राहुल जी ने कहा कि वोट चोरी हो रही है, अगर वोट चोरी हो रही है किसकी हो रही है? सबसे गरीब जो है उसकी वोट चोरी हो रही है। दलित, आदिवासी, किसान, असहाय, बिल्कुल अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति, उसके नाम काट कर वोटर लिस्ट से काम करें। बिहार में लाखों लोगों के नाम काट दिए गए, इसलिए जो यात्रा निकली है राहुल जी का समापन आज हुआ है, उसमें अपार जनसमूह हमारे समर्थन में खड़ा है, क्योंकि देश में लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखने का अगर कोई काम करेगा, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। पूरा देश, पूरा इंडिया अलायंस, पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग इस सरकार को और प्रशासन को, खासकर निर्वाचन आयोग को, इस प्रकार का अपराध नहीं करने देंगे। और हक अधिकार संविधान ने दिया है, उसको छीनने का काम कोई करेगा उसको तो बर्दाश्त नहीं करेगा। आज ममता जी ने अधिकार संभाला है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे प्रदेश में तमाम दलित समाज के लोगों को इकट्ठा कर कांग्रेस की तरफ प्रेरित करने का काम वो करेंगे, ऐसा नहीं। हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, हम सब विधायकगण, हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ये जो 11 साल से सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने नीतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने का काम किया है। हम सवाल पूछते हैं निर्वाचन आयोग से, जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देते हैं। राहुल जी ने जो पूछा है उसका क्या जवाब है? लाखों वोट गायब कर दिए, फर्जी वोट आप करा रहे हैं, मतदान में गड़बड़ी कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज आप डिलीट करना चाहते हैं। इन सब बातों को आगे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सब आवाज़ उठा रहे हैं, ना सिर्फ प्रदेश में लेकिन पूरे देश में। थैंक यू सभी। शुरू कर दूं क्या? सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगी। आज हमारे पास साथ में हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एससी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय राजेंद्र पाल गौतम जी, जिन्होंने मुझे राजस्थान के अंदर एससी विभाग का नया दायित्व दिया है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ मिलके एससी विभाग को एक बहुत ही मजबूत और कर्मठ विभाग बनाएं। राहुल गांधी जी जिस तरह से इस देश के अंदर लगातार वंचितों के लिए, दलितों के लिए अपनी आवाज़, ज़रूरतमंदों के लिए आवाज़ बन रहे हैं, उस आवाज़ के साथ में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी एससी विभाग राहुल गांधी जी का पुरजोर तरीके से सहयोग देगा और कदम से कदम मिलाएगा। और सम्मानीय गोविंद डोटासरा जी के नेतृत्व में हम राजस्थान के अंदर इस विभाग को आगे बढ़ाएंगे। और मैं सम्मानीय गौतम साहब से भी पूरा विश्वास दिलाऊंगी कि हमारे राष्ट्रीय एजेंडे जो हैं उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे बीच में सम्मानीय गौतम साहब हैं, मैं निवेदन करूंगी कि गौतम साहब अपनी बात रखें। आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम साहब। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं ममता भूपेश जी को बधाई दूंगा। उन्हें एससी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष बनाया, वो संगठन को मजबूती देंगी, गांव-गांव देहात तक लोग से नीचे उतर गए। और साथ में जो हमारे मुद्दे हैं, लगातार सरकारी स्कूलों को बंद करने का सिलसिला जारी है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई का खर्चा बहुत ज़्यादा है। दलित, वंचित, आदिवासी वर्ग के लोग प्राइवेट स्कूलों का खर्च नहीं उठा सकते। लेकिन राजस्थान सहित देश के तमाम राज्यों में सरकारी स्कूल लगातार बंद किए जा रहे हैं। 5th पे कमीशन ला के सरकार पहले ही 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह ठेके पे दे चुकी है। यहाँ तक कि ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरियाँ भी कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती की जा रही हैं। लेटरल एंट्री से डायरेक्ट आईएएस बनाए जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा एजुकेशन के ऊपर जो स्टैंडिंग कमेटी है राज्यसभा की, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी उसके चेयरमैन हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित निजी शिक्षण संस्थानों का दौरा किया और पूरा सर्वे करके एक रिपोर्ट जमा की है संसद के अंदर। वो रिपोर्ट बताती है देश के प्रीमियम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर 0.89% केवल शेड्यूल कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं, 0.53% आदिवासी के बच्चे पढ़ते हैं और ओबीसी के 11.16% बच्चे पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट शिक्षा इतनी महंगी है
वहाँ पे दलितों के तो जो ग्रुप A, B, C में जो नौकरी में है सरकारी, वो भी उसका खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। और आर्टिकल 15(5) जो यूपीए की सरकार के टाइम पर पास किया गया, जिसमें निजी शिक्षण संस्थानों में भी रिजर्वेशन दिया जाए, उसको लागू करवाने की भी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ हमारे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की है कि हम उस पर दबाव बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि हमारी ममता भूपेश जी वो संगठन को गांव स्तर तक बहुत मजबूती प्रदान करेंगी और इन तमाम मुद्दों पर, जिसमें वोट चोरी भी एक मुद्दा है, और वोट चोरी वास्तव में हो रही है। क्योंकि अगर बिहार के अंदर लगभग 65 लाख वोट कटे, उसको अगर मुद्दा ना बनाया जाता, अगर लोगों को जागरूक न किया जाता, कोर्ट में जाकर पिटीशन न डाली जाती, तो जो टर्म कंडीशन लगाई गई थी उसमें जो वोटर उसके बाद जुड़े वो ना जुड़ पाते। क्योंकि बाद में तो उसमें आधार कार्ड भी शामिल किया गया, इलेक्शन कार्ड भी शामिल किया गया, तो वो जिन लोग के वोट कटे उनमें काफ़ी लोगों के वोट बनवाने में हम लोग कामयाब हुए हैं। और जिस तरह एक एक एड्रेस पे कहीं 700, कहीं 600, कहीं 200 वोट बन रही है, और वहाँ जाके देख रहे हैं तो दरवाज़ा ताला लगा हुआ, बरसों पुरानी कोई बिल्डिंग है और उस पर ताला लगा, कोई रहता ही नहीं है। फिर कैसे चुनाव आयोग कह सकता है, और कैसे भारतीय जनता पार्टी चुप पिसा सकती है? ऊपर से चुनाव आयोग को प्रोटेक्शन देने का काम बीजेपी कर रही है। कम से कम वोट चोरी के खिलाफ, या ऐसी बिल्डिंग जो बंद पड़ी है और वहाँ पे अगर 200-300 वोट बनी हुई है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो भी बोले कि ऐसी बिल्डिंग पे वोट बन कैसे गई? इसका मतलब इलेक्शन कमीशन के यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो BLOs काम कर रहे हैं, वो BLOs शायद कैपेबल नहीं है, या उनको नॉलेज नहीं है, या उनसे कोई इन्फ्लुएंस करके करवाता है। मैं खुद सरकार में मंत्री रहा हूँ, मैं जानता हूँ BLO का काम आंगनवाड़ी वर्कर भी करती हैं, उनमें जो बहुत ज़्यादा काबिल भी नहीं है वो भी करती हैं, उनको समझ भी नहीं होगी। इस वजह से वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पे वोट की चोरी हो रही है। क्योंकि जो पिछला लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि चुनाव के एकदम बाद, अंतिम जब चुनाव खत्म हो रहा है उसके बाद जो डाटा आ रहा है, तो एकदम 6-6, 7-7, 8-8% वोट बढ़ गया। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में 5 साल में पिछले लोकसभा चुनाव से इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव तक टोटल 32 लाख नए वोटर बने, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव आने तक 5 महीने के अंदर 39 लाख वोट बन गए। तो ये कहाँ से संभव हुआ? तो ये जो वोट की चोरी का केवल आरोप नहीं है, ये सच्चाई है कि वोट की चोरी हुई है। सरकारें लोगों की वोट की चोरी करके बनाई गई है, और उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन शामिल होता है। मैं तो एक कदम आगे बढ़ के कहता हूँ कि ये EVM जो है ये भी हटनी चाहिए। क्योंकि EVM के अंदर लोग कहते हैं जी कैसे संभव है, इलेक्शन कमीशन कह रहा आप हैकिंग करके दिखाओ। अरे जब आप छूने ही नहीं दे रहे, मशीन को दो ना, पहले उसका माइक्रो कंट्रोलर चिप तो मिले, इंजीनियर तो एक्सपर्ट जांच के बताएगा उसमें प्रोग्रामिंग क्या की गई है। और अगर उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कैलकुलेटर की तरह मशीन है, तो उसमें फिर टाइमर क्यों लगा है, उसमें टाइम क्लॉक क्यों है? क्योंकि आपको पता है चुनाव के दिन भी सुबह हर पार्टी के जो उसमें एजेंट बैठते हैं उनको मॉकपोल कराया जाता है। तो कितनी तारीख को कितने बजे से कितने बजे तक चोरी करानी है, उसके लिए अगर उसमें क्लॉक ना लगा हो, टाइमर ना लगा हो, तो चोरी हो ही नहीं सकती। तो मेरा ये मानना है कि जब कैंडिडेट फाइनल हो जाता है, विड्रॉवल की डेट खत्म हो जाती है, तो उसमें 2 फाइलें डालने आते हैं। वो आउटसोर्स आदमी होता है इलेक्शन कमीशन का, जिसके पास सोर्स कोड होता है, वो उसके अंदर टाइम फाइल और कैंडिडेट फाइल डालता है। अब प्रोग्रामिंग क्या की गई है, ये तो माइक्रो कंट्रोल चिप की जांच हो तो पता लगे। तो मैं तो इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ हूँ। मेरा तो ये मानना है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, और साथ में एक एक वोट का वेरिफिकेशन ईमानदारी से हो। हम SIR के खिलाफ नहीं है, बेशक से जांच हो, लेकिन प्योर ईमानदारी से हो, और लोगों की वोट कटे ना। जो मौजूद है, जो रहता है, उसका वोट नहीं कटना चाहिए। जो जिसकी डेथ हो गई या जिसने शिफ्ट कर लिया, कहीं और वोट बनवा लिया, उसका तो निश्चित तौर पे कटना चाहिए। लेकिन इसमें बड़े पैमाने पे देखने में आया कि 65 लाख वोट जो कटे, उनमें कितने लोग ऐसे जो जिंदा थे फिर भी मार दिए। तो इससे फिर चुनाव आयोग का प्रश्न चिन्ह तो लगेगा। जिस चुनाव आयोग को भारत के संविधान ने फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है, वो उसमें फेल साबित हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से और हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे देश के अंदर जन जागृति का अभियान चल रहा है।
वोट के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान चल रहा है। और ये अभियान देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए है, क्योंकि लोगों की आपको पता होना चाहिए कि पहले तो वोट का अधिकार केवल इनकम टैक्स पे ही को था, बड़े जमींदारों को था, ग्रेजुएट्स को था। लेकिन 1930, 31, 32 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संघर्ष से, छोटू राम जी के संघर्ष से और अनेकों कई ऐसे लोग थे जिन्होंने संघर्ष किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि 1935 के एक्ट में जिन लोगों को वोट का अधिकार नहीं था उनको भी वोट का अधिकार दिया, पढ़े लिखे को भी, अनपढ़ को भी, अमीर को भी, गरीब को भी, इनकम टैक्स पे को भी और नॉन इनकम टैक्स पे को भी। तो वो जो वोट है ना, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, वो ही सरकार को संविधान बचाने में और प्रजातंत्र को बचाने में मदद करेगी। इसलिए सबको वोट की इज्जत करनी चाहिए और सबकी वोट की रक्षा होनी चाहिए। थैंक यू। हमने क्या पूरे देश से एससी की एक एडवाइजरिंग काउंसिल बनाई है, उसमें क्राइटेरिया रखा, उस क्राइटेरिया के तहत जो लोग आए पूरे देश से उनको मेंबर बनाया, और जो हमारे सांसद हैं और दूसरे साथी सीनियर नेता हैं उनको हमने उसमें स्पेशल इन्वाइटी बनाया गया है। जल्दी उसकी दिल्ली के अंदर एक सभा होगी जिसमें उनके काम का बंटवारा होगा, उसमें से ग्रुप बनेंगे। एक ग्रुप एजुकेशन को देखेगा, एक ग्रुप जो है एट्रोसिटीज़ को देखेगा। इसी तरह के अलग अलग मुद्दों को देखने के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए गए, और वो एडवाइजरी काउंसिल जो नेशनल हमारी शेड्यूल कास्ट की जो कमेटी है नेशनल संगठन की हमारी, उसको एडवाइस देने का काम करेगी, जिसके आधार पर पूरे देश के अंदर एससी डिपार्टमेंट उन सारी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने के लिए और संघर्ष करके हमारे एससी के हक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए लड़ाई लड़ेगा। थैंक यू। ममता जी हाँ जी, आपको जिम्मेदारी दी गई है, कितना इम्पैक्ट आप मानते हैं समाज का? क्या पिछले चुनाव में करनी वोटर है आपका, कितनी सीटें हैं, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जो हमारा दलित समाज है, मैं समझती हूँ राजस्थान की 200 सीटों पे इन्फ्लुएंस करता है। हर जगह उनकी उपस्थिति है, हर जगह उनकी महत्वता है। तो हम चाहेंगे कि हमारा सदियों से हमेशा से कांग्रेस विचारधारा का रहा है, और कांग्रेस ने ही दलित समाज को आज बाबा साहब के आरक्षण के माध्यम से आज जो सम्मान मिला है वो कांग्रेस का है। हम लोग सरकारी नौकरियों पे थे, हम लोगों को हर जगह सुविधाएं मिल रही थी। आज प्राइवेटाइजेशन इस कदर पे है कि हमारी नौकरियां ख़त्म होती जा रही है, हमारा सारा अधिकार वंचित होता जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि राजस्थान का जो एससी का समुदाय है वो कांग्रेस विचारधारा का था। हम लोग गाँव जिलों में जाएंगे, संविधान यात्राएं करेंगे, लोगों को संविधान के बारे में बताएंगे, और शुरू से पहले एक ट्रेडिशनली कांग्रेस की को समर्थित रहा है। तो आगे भी मुझे लगता है कि हमारे समुदाय का बहुत अच्छा समर्थन कांग्रेस के साथ में रहेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जिलों में जाऊं, विधानसभा स्तर तक जाऊं और बूथ कमेटी बनाऊं। हमारे जिस तरह से मेन कांग्रेस के अंदर मंडल अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, तो मैं चाहूँगी कि हमारे इस विभाग के अंदर भी हम लोग मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, और जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम बूथ लेवल तक पहुँचे, ये हमारा प्रयास रहेगा। पिछले चुनाव में आप लोगों की जो सीटें आप हारे गई, उसमें क्या जनता आप लोगों को ऐसे समाज के पर्टिकुलर विषय की वजह से नाराज थे या वोट चोरी नहीं थे? देखिए, अब जो जैसे जैसे षड्यंत्र सामने आ रहे हैं इस देश के अंदर, राहुल गांधी जी जिस तरह से हमारी आवाज़ मुखर कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी जी के साथ हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, मैं समझती हूँ ये मुद्दा बहुत प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसके लिए भी राजस्थान के अंदर भी बहुत गहराई से इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ज़रूर निकल कर आएगी सामने कि किस तरह से राजस्थान के अंदर भी क्या पता वोट चोरी के माध्यम से सरकार बनी है या वास्तव में जनता ने यहाँ पे दिया है। आज राजस्थान की स्थिति यह है कि विकास के नाम पे शून्य है। 2.25 साल हो गए सरकार को कोई गतिविधि नज़र नहीं आ रही है, और सरकार अपने आप में हमें लग ही नहीं रहा, आम जनता को महसूस नहीं हो रहा कि राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार। इन्होंने कहा था कि डबल इंजन का मतलब है कि विकास की गति डबल रफ्तार से चलेगी, लेकिन हमें तो आज सिंगल रफ्तार भी नज़र नहीं आ रही। ना केंद्र सरकार का समर्थन राजस्थान सरकार को मिल रहा है। हमें तो ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए था। राजस्थान के अंदर रेगिस्तानी इलाका भी है, बैकवर्ड इलाके भी है, ट्राइबल इलाका भी है। तो डबल इंजन सरकार हमें डबल पैसा देती, हमें डबल फैसिलिटेशन देती, हमें केंद्र सरकार का अच्छा पैकेज मिलता हम लोगों को, लेकिन किसी तरह की कोई चीज़ हमें नहीं दिख रही। हमारे साथ में बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, और राजस्थान की जनता, दलित समुदाय अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है।
थैंक यू वेरी मच, सबका धन्यवाद। भोजन लेके जाइए प्लीज़।